हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें कि आज हम अपना एक नया चैप्टर नंबर 5 कॉलम एंड स्ट्रट स्टार्ट करने वाले हैं। पहला ही लेक्चर है इस चैप्टर का ये। अब तक हम टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा था। उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में जाना था। एंड इसके बाद हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस। अब पांचवा चैप्टर है हमारा ये कॉलम एंड स्ट्रट। अच्छा, हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर का सीक्वेंस कुछ और दे रखा हो, 5वें चैप्टर नंबर 5 पर कोई और चैप्टर दे रखा होगा, बट मैंने ये अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिया है क्योंकि हम पहले वो पार्ट कवर कर रहे हैं जो सिविल मैकेनिकल दोनों में कॉमन है। उसके बाद डिफरेंट वाला पार्ट हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलम और स्ट्रट के बारे में। मैकेनिकल की बुक में शायद केवल कॉलम नाम से लिखा होगा ये चैप्टर, तो नेम चेंज हो सकता है चैप्टर का, अंदर की डिटेल बिल्कुल सेम है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक्स के नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में भी यही सब टॉपिक्स हैं या नहीं। जिनमें कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉलम, यानी हम कॉलम की डेफिनेशन समझेंगे, कॉलम क्या होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रट के बारे में, स्ट्रट किसे कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे फेलियर ऑफ मेंबर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का कोई मेंबर कैसे फेल हो जाता है। यहाँ पर हमारा मेंबर से मेन मतलब है कॉलम एंड स्ट्रट, यानी कोई भी कॉलम किस तरह फेल होता है, हम ये तीसरा टॉपिक में जान लेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें कि हम ये 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बकलिंग लोड देखेंगे। बकलिंग मतलब बहकाव होता है, बहकाव भार क्या होता है। दूसरा इक्विवेलेंट लेंथ देखेंगे, किसी भी कॉलम की समतुल्य लंबाई क्या होती है। इसको हम इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं, प्रभावी लंबाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हम इसको कहते हैं हिंदी में। इसके बाद चौथा डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, यानी तनुता अनुपात कहते हैं हिंदी में। पांचवा बकलिंग फैक्टर। ये 5 डेफिनेशन हमें चौथे टॉपिक में पढ़नी है। इसके बाद 5वां टॉपिक हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, यानी स्तंभ का वर्गीकरण, कॉलम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसके बाद छठा टॉपिक है हमारा ऑयलर फार्मूला और 7वां टॉपिक है रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला। ये 2 फार्मूले आपको पढ़ने हैं और इन दोनों फार्मूले पे बेस्ड ही आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे भी आप कंपलसरी कर लीजिए, पूछा जाता है ना, हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने को। केवल 2 फार्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इन दोनों फार्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी ये थ्योरी पार्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हम जितना भी टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सभी टॉपिक्स की थ्योरी पार्ट, डेफिनेशंस और फॉर्मूले सभी कवर कर लेंगे सिंगल लेक्चर में। थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेक्चर, बट जितना भी आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा इसी सिंगल लेक्चर में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, क्लियर ना। इसके बाद कुछ चैप्टर और बचेंगे हमारे, 3-4 चैप्टर, उन्हें भी जल्दी ही कवर कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम डेट भी बहुत नज़दीक आ रही है। फिर अगले और सब्जेक्ट्स की ओर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिए कॉलम। कॉलम की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दें, चलिए इसे हटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टॉपिक्स का ले लीजिए। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं कॉलम के बारे में, कॉलम की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। पहले एक बार आप रीड कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ अच्छी वे में। कॉलम की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी स्ट्रक्चर या मशीन का वह मेंबर जो केवल वर्टिकल पोजीशन में ही स्थित होता है और जिस पर सदैव अक्षीय संपीड़न भार, कैसा लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर उत्केंद्रित भार यानी इसेंट्रिक लोड ही कार्य करे, उन्हें कॉलम कहते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा अच्छे से, क्या है कॉलम। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कॉलम आप सबने देखा है स्ट्रक्चर में, आपके घर में मकान जो बना है वहाँ पर बरामदा बना होगा, बरामदे में सभी ने खंबे देखे हैं, खंबे जो होते हैं उन्हीं को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम मतलब स्तंभ हिंदी में, ठीक है। तो बरामदे में जो कॉलम है वो कैसे होते हैं, आप सबने देखे हैं, कॉलम आपके हमेशा ऐसे सीधे खड़े होते हैं, वर्टिकल, इस तरह से, समझ पा रहे हैं ना, वर्टिकल होते हैं। क्या किसी ने ऐसे हॉरिजॉन्टल देखा है कोई कॉलम? नहीं, हॉरिजॉन्टल जो होता है बीम होती है ऐसे क्षैतिज, बल्कि कॉलम कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, एकदम वर्टिकल, समझ पा रहे हैं ना। तो पहली चीज़ आपको क्या बोलना है कि कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर का या फिर किसी मशीन का मेंबर भी हो सकता है। जैसे कोई ट्रस है, ट्रस का कोई मेंबर हो गया जो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो, केवल और केवल कैसा हो, वर्टिकल पोजीशन में हो, ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो, वो कॉलम होगा। अब इस वर्टिकल स्थिति में जो होगा इस पर लोड कैसा कार्य करेगा, तो देखिए
ये मैंने बना दिया कॉलम, ये क्या एकदम सीधा कोई वर्टिकल मेंबर बना दिया मैंने। ये मान लिया वर्टिकल मेंबर बना हुआ इस तरह से, नीचे से मान लो मैंने फिक्स कर दिया इसको। आप फिक्स भी कर सकते हैं, हिंज भी कर सकते हैं। एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं सेम बिल्कुल ऐसा ही, दूसरा मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब सीधा बनाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। सपोज कर लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट है सीधा, आप बना लीजिएगा नोटबुक में अच्छे से स्केल से। क्या ये वर्टिकल मेंबर है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉलम कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गया कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, यानी आप हिंदी में कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं ये वर्टिकल पोजीशन में। क्लियर ना, ये भी। दूसरी चीज़, अब इन पर लोड कैसे कार्य करता है। तो कोई भी मेंबर होता है, उस मेंबर की अक्ष होती है जो बीच में से पास होती है, बिल्कुल। ये क्या इसकी अक्ष मान ली, क्या अक्ष है इसकी, जैसे हम इंग्लिश में एक्सिस कह देते हैं, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस हो गई। अब लोड इस पे कॉलम पे हमेशा ऊपर से लोड आएगा नीचे की ओर। देखा ना आप सबने, दीवार का भार आता है कॉलम के ऊपर, ऊपर से आता है इस तरह से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है लोड कोई भी इस तरह से, ऐसे। जब कोई लोड नीचे की तरफ, पी मान लिया मैंने, पी फोर्स है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आप खुद बताइए इस कॉलम को दबाने का कार्य करेगा, नीचे की ओर दबाएगा इसको। और जो भी फोर्स किसी भी मेंबर को दबाने का कार्य करता है उसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा? कंप्रेसिव फोर्स कह दीजिए, या फिर आप कंप्रेसिव लोड कह दीजिए। कैसा लोड है? कंप्रेसिव। अच्छा, मैंने ये वाला लोड इसकी अक्ष पर लगा रखा है। कहाँ पर? अक्ष पर। तो जब कोई भी कंप्रेसिव लोड किसी भी मेंबर की अक्ष पर कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड, यानी अक्षीय संपीड़न भार। तो कैसा भार है ये? अक्षीय संपीड़न भार है। इसके अलावा इसी लोड को मैं अक्ष से कुछ दूरी हटकर लगा सकता हूँ, यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो। सपोज मैंने इसको यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा इस साइड को हट करके, पी लोड, ठीक है। यहाँ पर अक्ष थी इसकी, यहाँ पर, यहाँ से इधर कुछ दूरी पे मैंने हट के लगा दिया इसको। तो अब ये अक्ष पर ना लग करके अक्ष से कुछ दूरी हट करके लग रहा है, तो इस लोड को हम कहते हैं इसेंट्रिक लोड। कौन सा लोड? इसेंट्रिक लोड, यानी उत्केंद्रित भार। हिंदी में लिखा हुआ है आपके सामने उत्केंद्रित भार, या इंग्लिश में इसेंट्रिक लोड। अब ये अक्ष से जितनी दूरी हट करके लगता है, इस दूरी को कहते हैं हम इसेंट्रिसिटी। मैंने स्मॉल ई से दर्शा दिया, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल ई को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब इन सबको एक साथ मिला करके डेफिनेशन बोलिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? एक वर्टिकल मेंबर हो गया। तो कॉलम क्या? कॉलम किसी भी स्ट्रक्चर का या फिर किसी भी मशीन का एक ऐसा मेंबर होता है, वह मेंबर होता है जो वर्टिकल पोजीशन में स्थित होता है। पहली चीज, कैसा होगा? वर्टिकल पोजीशन में स्थित होता है। एंड इस पर जो लोड कार्य करता है वो कैसा लोड होता है? इस पर सदैव एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर इसेंट्रिक लोड कार्य करता है। एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर इसेंट्रिक लोड। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका नाम इधर लिख देता हूं साइड में। क्या नाम है इसका? एक्सियल कंप्रेसिव लोड, या फिर इसका क्या नाम है? ये जो लोड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसेंट्रिक लोड, ठीक है। हिंदी ऊपर आपके सामने लिखी हुई है। और ये जो दूरी है स्मॉल ई जो है, स्मॉल ई, इसको हम कहते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी। हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं, उत्केंद्रता, ठीक है। लिख लीजिएगा आप इसको अच्छे से, उत्केंद्रता। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? सभी को क्लियर है? मेरे साथ साथ बिना देखे रिपीट कीजिएगा, माइंड में इमेज को माइंड में सेट कर लीजिए अच्छे से। कॉलम ऊर्ध्वाधर होता है, हम सब ने देखा है। कॉलम मकान में कैसा होता है? वर्टिकल होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? किसी भी स्ट्रक्चर का या मशीन का वह मेंबर जो केवल वर्टिकल पोजीशन में स्थित होता है एंड जिस पर सदैव एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर कौन सा लोड, या दूसरा लोड आता है आपका इसेंट्रिक लोड कार्य करता है, कॉलम कहलाता है। ये सभी को समझ आया? इसी डेफिनेशन को आप स्लाइड में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको सभी को शो हो रहा है इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। क्लियर ना? तो कॉलम समझ गए सभी? चलिए मूव करते हैं अब अगली डेफिनेशन की ओर। हटा दें इसको। देखिए चलिए अब सेकंड टॉपिक देखते हैं स्ट्रट के बारे में, यानी स्ट्रट क्या होता है इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं एक बार। पहले रीड कीजिए मेरे साथ साथ। इसमें लिखा हुआ है
किसी स्ट्रक्चर या मशीन का वह मेंबर जो वर्टिकल को छोड़कर अन्य किसी भी पोजीशन में, यानी अब वर्टिकल नहीं, अब ये वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल के अलावा किसी भी पोजीशन में हो सकता है। वर्टिकल के अलावा कौन कौन सी पोजीशन, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया या फिर इंक्लाइंड हो गया, तो इसमें स्थित हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन वर्टिकल नहीं होगा। वर्टिकल होगा तो कॉलम कह देंगे, वर्टिकल को छोड़कर अन्य किसी भी पोजीशन में होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, स्ट्रट कह देंगे। एंड स्ट्रट पर भी हमेशा कैसा लोड कार्य करता है, केवल इस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड कार्य करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी स्ट्रक्चर या मशीन का वह मेंबर जो वर्टिकल को छोड़कर अन्य किसी भी पोजीशन में, यानी हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड में स्थित होता है और जिस पर केवल अक्षीय संपीड़न भार यानी एक्सियल कंप्रेसिव लोड कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं उसे। ठीक है, स्ट्रट कहलाता है। डायग्राम की हेल्प से समझिएगा अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्या बना दिया, ट्रस का एक मेंबर बना दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया, ट्रस बना दिया। ट्रस सभी जानते हैं, ट्रस बोलते हैं कैंची को। ठीक है, ट्रस किसे बोलते हैं, कैंची। ध्यान से समझिएगा, बनाते हैं आपके सामने डायग्राम। देखिए ये बन गया ट्रस, इधर मिला दीजिए। ये क्या बन गया, ये ट्रस बन गया एक। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ट्रस मतलब कैंची, आपके सिलेबस में है सिविल वालों के, ये ट्रस आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैकेनिक्स में भी था ये क्या बना दिया, ट्रस। ट्रस के बारे में थोड़ा, ये क्या, मेंबर ऑफ ट्रस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, मेंबर ऑफ ट्रस। तो ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो बेस्ट एग्जांपल होता है स्ट्रट का। ट्रस के जितने मेंबर्स हैं ना, ये सब बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रट का। थोड़ा साफ साफ लिखना, मेंबर्स ऑफ ट्रस। ट्रस हिंदी में कैंची बोलते हैं। ट्रस कैंची या ढांचा होता है, तो कैंची के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सदस्य, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रट होते हैं। स्ट्रट का एग्जांपल है ये। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। सामने देखिए, सबसे पहले चीज़, इन पर लोड कैसे कार्य करता है, तो लोड यहाँ पर भी कंप्रेसिव ही आता है, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर लगता है इस तरह से, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यहाँ भी लगा दीजिए, ये लगा दिया, इधर लगा दिया एक पी फोर्स, एक फोर्स इधर, इसे P1 कह दो, इसे P2 कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से मेंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो वर्टिकल को छोड़कर अन्य किसी भी पोजीशन में है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, मैं नाम देता हूँ इनको, ए, यहाँ लिख दीजिए B, C, D, E, F। तो ये जो आपको दिख रहे हैं A, B, B, C, C, D और ये D, E, इसके बाद E, F और ये A, F, ये सब कैसे हैं, या तो हॉरिजॉन्टल हैं या फिर इंक्लाइंड है। ये वर्टिकल वाले इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। इन वर्टिकल को छोड़ करके बाकी इसमें आपको जितने भी मेंबर दिखाई दे रहे हैं इस ट्रस के, ये सभी मेंबर क्या हैं, ये सभी मेंबर स्ट्रट होते हैं। एंड इन पर भी सदैव एक्सियल कंप्रेसिव लोड कार्य करता है, नीचे की ओर ही लगेगा बल इन पर भी। तो ये आपका स्ट्रट हो गया। सभी को समझ आ रही है चीज़। अब थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, ट्रस होता क्या है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ट्रस का टावर। सभी ने देखा टावर, जो आपका ये क्या नाम है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, इन सब के टावर जो लगे होते हैं, जिन पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनी होती है, ट्रायंगल की शेप में त्रिभुजाकार आकृति बनी होती है बड़ी बड़ी, जिन पर ऊपर छतरी टाइप से लगा देते हैं टावर के लिए। सभी ने देखा होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है बड़ी बड़ी ट्रायंगल के शेप में, यही ट्रस होता है। इसी को हम कैंची बोलते हैं। कैंची कुछ नहीं है, कैंची में क्या करते हैं हम, सीधी सीधी छड़ों को नट बोल्ट या फिर रिवेट की सहायता से उनमें जॉइंट बना बना के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं को हम ट्रस बोलते हैं। ठीक है ना। और ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड होते हैं, उनको हम स्ट्रट कह देते हैं। इतना समझ पा रहे हैं सभी। तो ये स्ट्रट की क्या है, डेफिनेशन है, ये इसका डायग्राम है, आप बना सकते हैं इसको। एग्जाम्पल आपके सामने है, मेंबर्स ऑफ ट्रस, यानी कैंची के जो सदस्य होते हैं, इनको हम ट्रस स्ट्रट बोलते हैं। और इसमें ये वर्टिकल पोजीशन में नहीं होने चाहिए, वर्टिकल को छोड़ करके किसी भी पोजीशन में हो, उनको हम स्ट्रट बोल देंगे। क्लियर हो रहा है सभी को। ये इसकी डेफिनेशन आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में रीड कर लीजिए, आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है, और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं इसको देख देख करके। ठीक है,
इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर के थ्योरी का पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, जीटेक पॉली जो चैनल है टेलीग्राम का, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना थ्योरी पार्ट का। क्लियर ना? चलिए इसको हटाते हैं, अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। चलिए अब तीसरा टॉपिक देखते हैं अपना, फेलियर ऑफ मेंबर्स, यानी कि अंग का फेल होना, किसी भी स्ट्रक्चर के अंग का फेल होना। कैसे कोई भी मेंबर फेल होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हम जानेंगे कॉलम के फेलियर के बारे में, ठीक है ना, बट हम ऐसे भी लिख देते हैं फेलियर ऑफ मेंबर्स, या फिर लिख देंगे फेलियर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम कैसे फेल होता है। तो कॉलम किस तरह से फेल होता है, तो कॉलम दो तरह से फेल होगा, ठीक है। एक तो छोटे कॉलम होते हैं, छोटे कॉलम होंगे तो क्या होगा, जब उन पर ऊपर से कोई कंप्रेसिव लोड आप लगाएंगे तो वे उस कंप्रेसिव लोड के कारण दबकर कुचल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दब करके कुचल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रशिंग। क्या कहते हैं? क्रशिंग। क्रशिंग मतलब होता है कुचलना, क्रश हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो पहला तो हो गया क्या, ऑन क्रशिंग, यानी क्रशिंग पर फेल होते हैं। डायरेक्टली बाई कंप्रेसिव लोड, यानी सीधे ही संपीड़न बल से कुचल कर फेल हो जाएंगे, पहला चीज, ठीक है। तो जो क्रशिंग के द्वारा फेल होते हैं वे होते हैं शॉर्ट कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होते हैं, याद रहेगा सभी को, दब के कुचल जाते हैं। वहीं अगर हम बड़े कॉलम की बात करें, कॉलम बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि ये कोई लॉन्ग कॉलम है, मैंने बना दिया, सपोज ये क्या है, ये कोई लॉन्ग कॉलम है। जैसे ही आप इस पर ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये जो आपकी प्रारंभिक स्थिति में थे ना, ये प्रारंभिक स्थिति में नहीं रहेंगे। अब क्या होंगे, इस प्रारंभिक स्थिति से अपनी इनिशियल पोजीशन से या फिर ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में थोड़े से हट जाते हैं। इस तरह से ऐसे हट जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इस तरह से हट जाएंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इस तरह से कुछ हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनका ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में या फिर इधर भी हट सकता था, राइट साइड में हट जाना ही क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। बकलिंग मतलब बहकाव, यानी ये बहक गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो बकलिंग के द्वारा जो कॉलम फेल होते हैं वे होते हैं लॉन्ग कॉलम। तो दो तरह के कॉलम आपने समझ लिए, शॉर्ट कॉलम फेल होंगे क्रशिंग में, लॉन्ग कॉलम फेल होंगे बकलिंग में। अभी आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा कॉलम कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल आप यहां पर समझ लीजिए कोई भी मेंबर दो तरीके से फेल होगा। एक तो क्रशिंग में फेल होता है, किसमें, क्रशिंग में फेल होता है, दूसरा बकलिंग में फेल होता है। अब क्रशिंग में कैसे फेल होता है, बकलिंग में कैसे फेल होता है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इतना तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्रशिंग में जो कॉलम फेल होते हैं वे कौन से कॉलम होते हैं, वे शॉर्ट कॉलम होते हैं। कौन से कॉलम होते हैं, शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम हमेशा किस में फेल होते हैं, क्रशिंग में फेल होते हैं। और जो बकलिंग में फेल होते हैं वे होते हैं लॉन्ग कॉलम। कौन से कॉलम, लॉन्ग कॉलम, क्लियर, लॉन्ग कॉलम, लंबे कॉलम फेल होते हैं बकलिंग में, ठीक है। अब कैसे फेल होते हैं, थोड़ा सा फोकस सामने कीजिएगा। आपके सामने सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक शॉर्ट कॉलम बना दिया, ठीक है, एक कोई छोटा सा एक शॉर्ट कॉलम बना दिया। जैसे मैंने ये बना लिया कोई एक कॉलम इस तरह से, मान लीजिए कोई कॉलम है, ठीक है, ये कोई शॉर्ट कॉलम है ये वाला। अब ये शॉर्ट कॉलम है तो आपने क्या किया, इस कॉलम पे ऊपर से लोड लगाया। ध्यान से सुनते रहिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कोई भी कॉलम कैसे फेल होता है। आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड लगा रखा है, बाहर से संपीड़न भार लगाया आपने। अब जैसे जैसे अब जब आपने यहाँ पर लोड लगाया है तो इस लोड के कारण यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ऊपर की साइड में क्या उत्पन्न होगा, स्ट्रेस, जो P बल के बराबर ही होगा अभी संतुलन की अवस्था में। अब जैसे जैसे आप इस P फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो रिएक्शन यहाँ से उत्पन्न हो रही है, जिसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं, ये जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, इस स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस फोर्स की वैल्यू आप इतना बढ़ा देंगे कि ये जो स्ट्रेस इसके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप रिएक्शन भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इस कॉलम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, इस स्ट्रेस की वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। हर एक मटेरियल का अपना एक फिक्स क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये कॉलम जिस किसी भी पदार्थ का बना है
उसका कुछ ना कुछ क्रशिंग स्ट्रेस होगा। क्रशिंग स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिस पर कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाती है, टूट जाती है, कुचल जाती है, ठीक है ना। उससे कम स्ट्रेस को तो वो सहन कर लेगी, अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस उसके अंदर उत्पन्न हो गया तो वो तुरंत फेल हो जाएगा। तो ये होता है इसका क्रशिंग स्ट्रेस का मतलब। क्रशिंग मतलब कुचलना, क्रश हो जाना, कुचल जाना, कुचलन प्रतिबल कहते हैं हिंदी में इसको। तो क्रशिंग स्ट्रेस हर पदार्थ का अपना होता है, तो इस कॉलम के पदार्थ का भी कोई एक क्रशिंग स्ट्रेस होगा। तो जब आप इस बल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू, तो यहाँ से जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है इस स्ट्रेस का मान भी बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो ये जो कॉलम है दोस्तों, ये कॉलम क्या होगा, ये कॉलम दबकर कुचल जाएगा और टूट जाएगा। क्या होगा, दबकर कुचल जाएगा और टूट जाएगा। तो ये सारी जो कहानी आपको बताइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ साथ। जब भी किसी भी शॉर्ट कॉलम पर, नाम लीजिएगा जरूर, कैसे कॉलम पर, शॉर्ट कॉलम पर, जब भी किसी शॉर्ट कॉलम पर कोई भी लोड कार्य करता है तो उस लोड के कारण क्या होगा, कॉलम के अंदर से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस का मान बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब कॉलम के अंदर से उत्पन्न स्ट्रेस की वैल्यू क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाती है, तो यह कॉलम कंप्रेसिव फोर्स के कारण ही दबकर कुचल जाता है, जिसके कारण शॉर्ट कॉलम फेल हो जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बोला है सब कुछ स्लाइड में थ्योरी की फॉर्म में आप सबको शो हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस थ्योरी को नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मैं हट जाता हूँ आपके सामने से, डायग्राम बना करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग कॉलम के बारे में समझा देते हैं। शॉर्ट कॉलम आप लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए लॉन्ग कॉलम को समझिए, मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होंगे। शॉर्ट कॉलम समझ गए ना, क्रशिंग में कैसे फेल होते हैं, कैसे क्रशिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। अब आगे देखिए, क्रपलिंग या बकलिंग दोनों अलग अलग हैं, हालांकि आपके सॉम में दोनों को सेम दे रखा है। बकलिंग अलग चीज़ होती है, क्रपलिंग अलग चीज़ होती है। जब सिविल वाले बच्चे थर्ड ईयर में स्टील पढ़ेंगे आप, स्टील स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर स्टील की बीम होती है जिसमें क्रपलिंग होता है। क्रपलिंग की अलग डेफिनेशन होती है ना। हालांकि दोनों ही फेलियर के पार्ट हैं, कॉलम दोनों में ही फेल होता है, बकलिंग में भी क्रपलिंग में भी। क्रपलिंग बकलिंग में सिर्फ इतना सा अंतर है, जैसे यहाँ पर ये कोई कॉलम है, क्या है ये, मैंने आई कॉलम ले लिया, कोई आई शेप का कॉलम है ये, इधर भी ले लिया कोई आई शेप का कॉलम। तो अगर इस कॉलम का जो वेव है ना, वेव ये वाला, ये वेव थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाए, विकलांग टाइप से हो जाए, ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको वेव क्रपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव क्रपलिंग कहते हैं। जबकि वकलिंग में क्या होता है, ये तो क्रपलिंग हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पंगु हो गया। क्रपलिंग का हिंदी मतलब होता है पंगु, ये क्रपलिंग हो रहा है इसमें, क्रपलिंग, क्रपलिंग, ठीक है। जबकि वकलिंग का मतलब होता है अगर ये जो आई सेक्शन है पूरा का पूरा मुड़ जाता, ऐसे करके इसका जो वेव है ये पूरा का पूरा मुड़ जाता, इसको हम वेव वकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको वकलिंग बोलते हैं, वकलिंग। तो वकलिंग और क्रपलिंग दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, बट आपके सॉम में इनको सेम दे रखा है, तो मैं सेम ही डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फिलहाल आप याद रखिएगा, क्रपलिंग में कोई भी मेंबर किसी एक निश्चित जगह से अपने स्थान से हटता है, बकलिंग में पूरा पूरा मेंबर ही हट जाता है अपनी जगह से, पूरा मेंबर ही। ये ऐसे सीधा था ना, ये पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया इस तरह से। जबकि क्रपलिंग में थोड़ी सी जगह से ये क्या हुआ, पंगु हो गया है। तो दिस इज क्रपलिंग एंड दैट इज बकलिंग। क्लियर ना। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे इसमें बकलिंग होती है, कैसे क्रपलिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने अभी देखा क्रशिंग के बारे में, वैसे बकलिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप एक बार लिख करके और याद कर लेंगे तो कोई कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। यहाँ मैंने कोई एक लॉन्ग कॉलम बना दिया और सपोज मैंने इसके दोनों सिरे हिंज कर दिए, इधर वाला भी इधर वाला। हिंज मतलब पिन कर रखे हैं। इसका ऊपर वाला सिरा भी मैंने पिन कर दिया और नीचे वाला सिरा भी पिन कर रखा है, ठीक है। दोनों एंड पे पिन कर रखा है मैंने। अब मैंने क्या किया, इस पे ऊपर से कोई भी एक लोड लगाया, इस तरह से लोड। इस लोड के कारण इधर से इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होगा, या कह सकते हैं रिएक्शन उत्पन्न होगी, जो इस लोड के बराबर ही होगा मान पी, जब तक ये संतुलन में है। अब क्या करेंगे आप, जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर स्ट्रेस का मान क्रशिंग स्ट्रेस तक नहीं पहुँचता। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पर इस कॉलम में जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो स्ट्रेस कम रहेगा क्रशिंग स्ट्रेस से, क्रशिंग स्ट्रेस से कम रहेगा। अगर इसके बराबर पहुँच जाता
तब तो ये कुचल जाता, टूट जाता, जबकि लॉन्ग कॉलम कुचलकर फेल कभी नहीं होते, बकलिंग में फेल होते हैं। तो क्या किया आपने, किसी भी लॉन्ग कॉलम पर जब कोई कंप्रेसिव लोड कार्य करता है तो वह लॉन्ग कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में थोड़ा सा हट जाता है। जैसे इस साइड को थोड़ा क्या हो गया, हट गया ये अपने स्थान से। ऐसे जब ये अपने स्थान से हट गया तो इसका अपने स्थान से हटना ही क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है, बकलिंग। समझ पा रहे हैं, ये क्या हो गया, इसमें बकलिंग हो गई। ये इस साइड भी हो सकता था, किसी भी एक साइड को मुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, कोई भी एक लकड़ी लेना, गीली लकड़ी, बहुत लंबी सी पतली सी, आप उसको ऐसे नीचे को दबाना, जब आप दबाएंगे तो आप क्या देखेंगे, मुड़ जाएगा वो धनुष की तरह से, जैसे तीर वाला धनुष होता है ना, उस धनुष की तरह टेढ़ी हो जाएगी लकड़ी। डेट मीन्स उसमें क्या हो गया, उसमें बकलिंग हो गई, वो बकल हो गई। समझ पा रहे हैं सभी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यही बकलिंग होता है जब भी हम किसी भी लॉन्ग कॉलम पर कोई फोर्स लगाते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए, एज इट इज लिख के आना जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको स्लाइड में साथ साथ शो करा रहा हूँ, उसको नोट करते रहिएगा कि जब भी किसी भी लॉन्ग कॉलम पर, कॉलम का नाम जरूर याद रखें, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैसे कॉलम पर, लॉन्ग कॉलम पर, जब भी किसी लॉन्ग कॉलम पर कोई भी कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है तो इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण यह कॉलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हट जाता है। इसका अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटना ही बकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। और हालांकि इस बकलिंग में जो कॉलम में उत्पन्न स्ट्रेस का मान होता है वो क्रशिंग स्ट्रेस से कम रहता है, परंतु जो कॉलम होता है या कोई स्ट्रेट हो गया तो ये जो मेंबर है ये पहले जैसे कार्य करने योग्य नहीं रहता, इसलिए हम इसको फेल मान लेते हैं। जब ये सीधा ना होकर टेढ़ा हो गया तब भी हम इसको फेल मान लेंगे। फेलियर में ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ टूट ही जाए या कुचल के टुकड़े में बट जाए छोटे छोटे में, अगर वो मुड़ भी गया तो हम कह देंगे ये फेल हो गया, ये पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर है सभी को ये चीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम में क्या हो रही है, बकलिंग हो रही है, अपने स्थान से हट जाना बकलिंग कहलाता है। अच्छा, जिस लोड पर किसी भी कॉलम में बकलिंग होती है उस लोड को हम बकलिंग लोड कहते हैं। कौन सा लोड, बकलिंग लोड कहते हैं उसको। ऐसे ही जिस लोड पर किसी भी कॉलम में क्रशिंग होता है या क्रशिंग में कोई कॉलम फेल होता है, तो जिस फोर्स पर किसी भी कॉलम में क्रशिंग हो रही है वो क्रशिंग लोड होता है, और किसी कॉलम में बकलिंग हो रही है तो वो बकलिंग लोड होता है। इन डेफिनेशंस को छोटी छोटी डेफिनेशन से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन थ्योरी पार्ट आपको स्लाइड में शो हो रहा है, उसमें देख देख के आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो सके। तो आई थिंक सो आपको फेलियर सभी को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का फेलियर किस तरह से होता है। अब इसको रफ करते हैं और अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसको, चलिए चौथा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, जिनमें कि सबसे पहले हम देखेंगे बकलिंग लोड की डेफिनेशन। अच्छा, बकलिंग लोड के दो नाम हैं, बकलिंग लोड भी दे सकता है आपको लिखने को, या फिर क्रिटिकल लोड भी दे सकता है। हिंदी में वही इसको हम बहकाव भार कहते हैं या फिर बकलिंग भार कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल का हिंदी क्रांतिक भार होता है। समझ पा रहे हैं, पहले समझ लीजिए डेफिनेशन, उसके बाद लिख लीजिएगा, स्लाइड में आपको शो करा देंगे। ठीक है, टाइम बचेगा ऐसा करने से। बकलिंग लोड जस्ट अभी आप सभी को बताया था, क्या, ऐसा कोई भी लोड जिसके कारण कोई भी लॉन्ग कॉलम, जैसे ये कोई लॉन्ग कॉलम है, मान लो यहाँ हिंज कर रखा है दोनों तरफ, हिंज भी कर सकते हैं आप, फिक्स भी कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन जब बताएंगे ना तब बताएंगे हिंज क्या होता है आपका, फिक्स कैसे करते हैं किसी कॉलम को, क्या क्या इफेक्ट होंगे इसके सब बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमने क्या कर दिया, हिंज कर दिया इसको, हमने यहाँ से लोड लगाया। ठीक है, लोड P, तो इधर से रिएक्शन उत्पन्न होगी जो कि ऊपर वाले फोर्स, ऊपर से लगने वाले फोर्स के बराबर ही होगी, रिएक्शन भी P होगी। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, जब तक इस फोर्स में कोई बकलिंग नहीं हो रही है, इस कॉलम में इस फोर्स के कारण जब तक इस कॉलम में कोई बकलिंग नहीं हो रही है तब तक इस फोर्स को आप बकलिंग लोड नहीं कहेंगे। अब जैसे ही इस फोर्स की जिस वैल्यू पर इस कॉलम में क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगी, ये कॉलम ऐसे अपने स्थान से हट जाएगा, तो इस लोड की उस वैल्यू को हम क्या कह देंगे, बकलिंग लोड कह देंगे या फिर क्रिटिकल लोड कह देंगे। कहने का मतलब क्या, वह लोड जिस पर किसी भी लॉन्ग कॉलम में बकलिंग हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं वह लोड जिसके कारण किसी भी कॉलम में या कोई भी कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुछ दूरी हट जाता है दाईं या बाईं ओर, तो इस लोड को हम क्या कहते हैं, बकलिंग लोड कहते हैं।
जिस लोड के कारण भी किसी भी कॉलम में बकलिंग हो जाए तो उसी लोड को हम क्या कह देंगे, बकलिंग लोड कह देंगे। यही आपको स्लाइड में शो हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप इसमें देख देख के इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर ना? तो समझ जाएंगे बकलिंग लोड क्या होता है। बकलिंग लोड को ही हम क्रिटिकल लोड भी कहते हैं, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसको रफ करते हैं। मैं इसी में एक चीज़ और बता दूँ आपको थोड़ा सा, अगर आपसे पूछा सुरक्षित भार क्या होगा, सुरक्षित भार, तो सुरक्षित भार को इंग्लिश भाषा में हम सेफ लोड कहते हैं। यानी कि इस कॉलम पर सेफ लोड कितना होगा, जब इसमें क्या होगा, जो आपका ये सुरक्षित भार अगर आपको बताना है कि कोई भी कॉलम कितना लोड सेफली सहन कर लेगा कि उसमें कोई बकलिंग ना हो, तो उस लोड को हम सेफ लोड कहेंगे। यानी ऐसा लोड जिसके कारण कॉलम फेल ना हो तो वो सेफ लोड हो गया, या जिसके कारण कॉलम में बकलिंग ना हो तो वो कैसा लोड हो जाएगा, आपका सेफ लोड हो जाएगा। तो सेफ लोड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ऊपर लिखते हैं अपना बहकाव या बकलिंग भार। कौन सा भार? बकलिंग भार, बकलिंग भार। ठीक है, इस बकलिंग भार में हम सुरक्षा गुणांक से कर देते हैं भाग, सुरक्षा गुणांक। ठीक है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेफ लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बकलिंग लोड होता है, बकलिंग लोड, इस बकलिंग लोड को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कर देते हैं डिवाइड। हर पदार्थ का अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, समझ पा रहे हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब भी हमें सेफ लोड निकालना हो तो आपको क्या होगा, बकलिंग लोड कैलकुलेट करना होगा, जो कि मैं आगे आपको फॉर्मूले बताऊंगा। उस बकलिंग लोड में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में देगा वो, तो क्या कहेंगे हम, बकलिंग लोड और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अनुपात को ही हम सेफ लोड बोल देते हैं। जब भी हमें किसी भी कॉलम पर सुरक्षित भार ज्ञात करना हो तो हम बकलिंग लोड में सुरक्षा गुणांक का भाग कर देंगे, हमें सेफ लोड मिल जाएगा। क्लियर ना? बकलिंग लोड समझ गए, जिस लोड पर किसी कॉलम में बकलिंग होती है, बकलिंग लोड। सेफ लोड समझ गए, बकलिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें सेफ लोड मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगली डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। क्लियर? अब देखिए समझते हैं अगली डेफिनेशन, जिसका नाम है इक्विवेलेंट लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की समतुल्य लंबाई या प्रभावी लंबाई। दो नाम होते हैं इसके, या तो हम इसको इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं या फिर इसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं किसी भी कॉलम की। ठीक है, क्या होती है ये, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने कॉलम को कैसा कर दिया, दोनों सिरों पर हिंज कर दिया। ठीक है, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैंने कॉलम को क्या कर दिया, दोनों सिरों पर फिक्स कर दिया। अच्छा, इसको समझना आप लोग बहुत अच्छे से। क्यों समझना बहुत अच्छे से? क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में। इसलिए मैं इसकी टेबल भी आपको बनवाऊंगा जो आपको याद करनी होगी। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद करेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज़ आपने क्या किया, पहले इस वाले कॉलम पर लोड लगाया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, इस कॉलम पर कोई भी ऊपर से फोर्स लगाया P, और इस साइड से क्या होगा, रिएक्शन उत्पन्न होगी जो ऊपर वाले फोर्स P के बराबर होगी। ठीक है, अब क्या है, ये लॉन्ग कॉलम है। कैसा कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है। तो लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, जब किसी भी कॉलम पर आप फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स के कारण ये कॉलम क्या होगा, अपने दाईं ओर या बाईं ओर थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा अपने स्थान से, इस तरह से। अगर दोनों तरफ हिंज कर रखा है तो पूरा का पूरा कॉलम ऐसे मुड़ जाता है, विस्थापित हो जाता है। अगर इसके दोनों सिरे फ्री मतलब फिक्स हैं और आपने ऊपर से यहाँ पर कोई भी बल लगाया P इस तरह से ऐसे, तो यहाँ से इस साइड से रिएक्शन उत्पन्न होगी जो कि P फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ पर कॉलम बीच में से यहाँ से कुछ दूरी हटने के बाद इस साइड को यहाँ पर आकर के थोड़ा सा बकल होगा, सेम इस साइड भी, यानी दोनों सिरों पर इसमें कोई बकलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोनों सिरों पर बकलिंग, क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है। ये कैसा है, ये दोनों सिरों पर दोस्तों फिक्स कर रखा है। ठीक है, थोड़ा डैश डैश करके बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें केवल इतने स्थान, यहाँ से यहाँ तक केवल बकलिंग हुई है। इस पॉइंट को कह दीजिए, सपोज एक पॉइंट ये N1 कह दीजिए, इसको N2 कह दीजिए, या फिर P1 P2 भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु होते हैं, कॉलम में होते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु दोनों सिरों पर ही मिलते हैं, N1 N2 ये वाले। ठीक है, N1 N2।
तो हम यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन, इक्विवेलेंट लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ किसी भी कॉलम की। तो किसी भी कॉलम में जितनी लंबाई तक बकलिंग होती है, मैंने क्या बोला, किसी भी कॉलम में जितनी लंबाई तक बकलिंग होती है उस लंबाई को ही हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ, यानी समतुल्य लंबाई या फिर प्रभावी लंबाई। जैसे कि इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो n1 से लेके n2 तक ये जो टोटल लंबाई है ये क्या है, ये इसकी समतुल्य लंबाई या प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ है। तो इस वाले कॉलम में इस कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर आपको देखने को मिल रही है। समझ पा रहे हैं ना, बराबर देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ आपने देखा, यहाँ क्या देखा, इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, n1 से n2 तक, यानी जितनी लंबाई तक किसी भी कॉलम में बकलिंग होती है उस लंबाई को ही हम लोग इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो लेंथ है n1 से लेकर के और n2 तक की ये वाली लेंथ, ये इस लेंथ को हम बोलेंगे एल इफेक्टिव। इफेक्टिव में सफिक्स में EFF लिख दीजिएगा शॉर्ट में, एल इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्चुअल लेंथ जो है ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्चुअल लेंथ है ये वाली, और ये इफेक्टिव लेंथ है। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ कम है। तो इन सब की टेबल ही आपको याद करनी है कि किस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ का कितने गुना होगा, आधा होगा या 2 गुना होगा या बराबर होगा, कब कहाँ कितना होगा, एक कंडीशन आपको याद रखनी है। और इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी ये याद रखना है। मुश्किल से 4 कंडीशन है, आपको 4 कंडीशन यहाँ याद करनी है। सोम में केवल 4 हैं, वहीं आप आगे जाके RCC और स्टील पढ़ेंगे सिविल के स्टूडेंट्स, तो ये आपकी 7 कंडीशन हो जाएंगी टोटल, ठीक है। दोनों सिरे हिंज कर देगा, दोनों सिरे फिक्स कर देगा, आगे फिर आपका एक सिरा हिंज दूसरा सिरा फिक्स कर देगा, फिर एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री कर देगा। तो ये 4 तो आपकी यहाँ पर आपको पढ़नी है, 4 कंडीशन। एंड आगे RCC और स्टील में पूरी 7 कंडीशन आपको पढ़नी है। उनके नाम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 4 कंडीशन आप याद रखेंगे, वही कंडीशन मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना बता दीजिए, डेफिनेशन आप सभी को समझ आ रही है। ये सब वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, बिल्कुल अभी बताऊँगा मैं। जैसे ही आपको कॉलम का क्लासिफिकेशन एक बार बता दूँ, या फिर चलिए इसी में आपको बता देता हूँ, बहुत परेशान नहीं होना। मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, उस टेबल में समझ लेंगे। उससे पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिए, बोल रहा हूँ मैं। डेफिनेशन आप सब समझ के क्या है, एक बार रिपीट करते हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से। किसी भी कॉलम में जितनी लंबाई तक बकलिंग होती है उस लंबाई को ही हम कहते हैं समतुल्य लंबाई या फिर प्रभावी लंबाई। तो यही इसी की डेफिनेशन आपको स्लाइड में शो हो रही है। इसको देख देख के आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो नीचे फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन फार्मूलों को अभी मत लिखिए, मैं टेबल बना रहा हूँ, वहाँ से आप लिखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी उस टेबल को, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लिया आप सभी ने, इसको रफ करते हैं और अभी टेबल को एक देख लेते हैं। छोटी सी टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, हटा दें इसको। चलिए इस टेबल को ध्यान से समझिएगा। इसमें दिखाया गया है हम किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं अगर उसकी हमें एक्चुअल लेंथ दे रखी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको एंड कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएंगी, सिरे की स्थितियाँ। कॉलम के सिरे की कंडीशन कैसी हैं, मतलब दोनों सिरे फिक्स हैं या दोनों फ्री हैं या एक फिक्स है एक हिंज है, किस तरह की कंडीशन है वो आपको देगा क्वेश्चन में। टोटल 4 ही कंडीशन है आपके सोम के सिलेबस में, उनमें से 3 आपके सामने लिखी हुई है, एक जगह नहीं थी तो मैं आपको अभी लिख दूंगा जस्ट इन्हें समझाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले आप पहली एंड कंडीशन समझिए। इसमें लिखा हुआ है दोनों सिरे कब्जेदार, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, यानी दोनों सिरे कैसे हैं, इसके हिंज हैं। हिंज मतलब यहाँ पर पिन कर रखा है इनको इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे पिन कर रखा है। तो जब दोनों सिरे पिन कर रखे हैं तो ऊपर से जब फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो बकलिंग होती है ना, इसमें बकलिंग एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होती है। जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ है ये वाली, उतनी ही इसमें क्या हुई है, बकलिंग हुई है। डेट मीन्स इफेक्टिव लेंथ इसकी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है मैंने, इफेक्टिव लेंथ में क्या लिखा है, एल इफेक्टिव बराबर स्मॉल एल। स्मॉल एल मैंने यहाँ पर एक्चुअल लेंथ को मान रखा है, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। तो आपको सभी को आंख बंद करके अपने माइंड में इमेज बनानी है। क्या इमेज बनानी है कि आपको क्या दिया गया है इसमें, अगर कोई भी कॉलम है उसके दोनों सिरे हिंज हैं, डेट मीन्स उसमें जो बकलिंग होगी टोटल लंबाई तक होती है, मतलब उसकी इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर है ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, दूसरे में कर रखा है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड,
एक सिरा फिक्स है एंड अन्य दूसरा वाला सिरा कैसा है, कब्जेदार है। हिंज मतलब कब्जेदार होता है हिंदी में। तो एक सिरा तो हमने नीचे से फिक्स कर दिया, ऊपर वाले सिरे पे पिन लगा दिया, ऐसे कब्जा लगा दिया, ठीक है, हिंज लगा रखा है। तो आपने क्या किया, ऊपर हिंज है तो ऊपर से तो टोटल बकलिंग होगी यहाँ तक, लेकिन जहाँ पर फिक्स कर रखा है फिक्स सिरे पर बकलिंग नहीं होती, उससे कुछ दूरी हटने के बाद बकलिंग शुरू होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बकलिंग नहीं होगी, केवल कितनी लंबाई में होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई में। एक्चुअल लेंथ इतनी होगी, तो ये एक्चुअल लेंथ कम, ये इफेक्टिव लेंथ कम है इससे एक्चुअल लेंथ से। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, इस एक्चुअल लेंथ में आप इतनी जो बची हुई लंबाई है ये कम है, इतनी कम है ना, तो क्या करेंगे एक्चुअल लेंथ में √2 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सभी, ठीक है। कैसी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका यहाँ कोई रीज़न नहीं है कि √2 ही क्यों लेते हैं, समझ पा रहे हैं सभी लोग। स्टैंडर्ड है, ये आपको रटनी है एक तरह से। तो जब भी किसी भी कॉलम का एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा हिंज हो तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना लेते हैं, एक्चुअल लेंथ अपॉन में √2। समझ पा रहे हैं, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक निकल आई। अब आगे आपने दोनों सिरे फिक्स कर दिए, और जब इसके दोनों सिरे फिक्स हो जाएंगे तो √2 तो इस साइड से यहाँ तक की लंबाई निकालने के लिए कम किया, √2 इधर वाला, तो √2 मल्टीप्लाई √2 मिलकर 2 हो जाता है। डेट मीन्स नीचे क्या आ जाएगा, √2 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 पहले था इस साइड का और एक और √2 आपने नीचे ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई में √2 और ले लो, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेट मीन्स L/2 आ जाता है जब दोनों सिरे फिक्स होते हैं। तो समझ पा रहे हैं ना, दोनों सिरे फिक्स हैं तो यहाँ से यहाँ तक बकलिंग नहीं होगी, इधर इतनी ही इधर लंबाई में बकलिंग नहीं होगी, केवल बीच में बकलिंग होगी कितनी लंबाई तक, L/2 लंबाई तक। तो ये आपको 3 कंडीशन तो ये होगी जो आप सभी को याद करनी है। सभी एक बार जल्दी से रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ। अगर दोनों सिरे हिंज हो तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। अगर एक सिरा फिक्स हो दूसरा हिंज हो तब कितनी होती है इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होती है। और जब दोनों सिरे फिक्स हो तब कितनी होती है, तो एक्चुअल लेंथ अपॉन में 2 होती है, मतलब L/2 लेते हैं। तो याद हो जाएगा सभी को, इफेक्टिव लेंथ बराबर L, इफेक्टिव लेंथ बराबर L अपॉन √2, इफेक्टिव लेंथ बराबर L/2। 3 ही हो गई। चौथी कंडीशन सामने देखिए, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्या यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाली को। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र। एक सिरा आबद्ध है, अन्य कैसा है, अन्य दूसरा वाला सिरा फ्री है, मुक्त है, या हिंदी में कह दीजिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। बाकी सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 आप सबने लिख लिए। आपकी बुक में भी दे रखी है टेबल, या बुक में देख के भी बना लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बना लेंगे ना, इतने समझदार आप सभी हैं। आगे मैं जब आपको ऑयलर फॉर्मूला बताऊंगा फिर से ये कंडीशन रिपीट हो जाएंगी, तो वहाँ भी आप इनको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये 4 कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो समझो ये टेबल से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। क्योंकि आपको फॉर्मूले में यूज करना होगा इफेक्टिव लेंथ, क्वेश्चन में देगा एक्चुअल लेंथ, तो आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा ना, तो इसी टेबल की हेल्प से निकालेंगे। अब क्या कर दिया, एक सिरा तो फिक्स कर दिया, दूसरा सिरा फ्री कर दिया, ठीक है, ये वाला सिरा फ्री। अब जब इस पर लोड आता है तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना वो 2 गुना हो जाती है। इधर बना दो या इधर किसी भी साइड में बना दो, मैं इधर बना दे रहा हूँ सपोज, इस तरह से कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। L इफेक्टिव जो होता है वो एक्चुअल लेंथ का 2 गुना हो जाता है। एक्चुअल लेंथ इसकी नहीं, हिंज नहीं करना, सॉरी, केवल फ्री रखना है इसको, हिंज मत करना, फ्री रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक्चुअल लेंथ है स्मॉल l, और इफेक्टिव लेंथ डबल हो जाती है। इधर को P फोर्स ऊपर से लगाया तो रिएक्शन भी P उत्पन्न हो गई। सभी को समझ आ रहा है, ये चौथी कंडीशन होगी। तो इन 4 कंडीशंस को दोस्तों सभी लोग लिख लीजिए अच्छे से अपने नोट्स में, इनको याद कीजिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ भी समझ आ गया सभी को। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं, जल्दी से देखते रहिए, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए अब अगली डेफिनेशन समझते हैं। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है और किसी भी एक्सिस, किसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, मतलब इस अक्ष के अबाउट ऐसे घूम रही है ये वाली बॉडी, ठीक है। मान लो इसका CG यहाँ पर है, यहाँ पर, तो अक्ष से ये कुछ दूरी है, मान लिया आपने, ये दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो आप सभी ने क्या पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या होता है आपका mr² या फिर AR²। अगर ये एरियल बॉडी है जिसका कुछ एरिया आपको दिया है, तो हमें पता है अगर इसका यहाँ सेंट्रोइड दे रखा है तो A × R², ये क्या होता है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इसको हम के से डिनोट करते हैं। किससे? के से। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आई बराबर जो होता है ए इंटू के स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए इंटू के स्क्वायर। जिस तरह हमने यहाँ पर आई बराबर ए आर स्क्वायर लिखा है, इस आर को के मान लीजिए आप, ठीक है। क्या मान लीजिए? के इसको तब मानते हैं जब आई को हम मिनिमम लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से अब आप अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो एरिया को ले जाएंगे इस साइड, तो यहाँ इनटू में है एरिया, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपको के स्क्वायर क्या मिल जाएगा? आई अपॉन में ए मिल जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब हमें यहाँ से के निकालना, तो क्या क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए हो जाएगा, किस में? अंडर रूट में। किस में? अंडर रूट में। अब यहाँ पर जो हम आई लेते हैं, ये आई मिनिमम लेते हैं क्योंकि हमें लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा है। लीस्ट मतलब न्यूनतम, और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिनिमम लेना है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इस फॉर्मूले को ही आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। ऊपर मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए आपको ये डायग्राम और ये सब समझाया है। मेन आप केवल इतना याद कर लेंगे के बराबर अंडर रूट आई अपॉन ए। आई कैसा? मिनिमम। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। किसी भी बॉडी का न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण और उसके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? याद हो जाएगा सभी को। द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। इजी है, बिल्कुल सिंपल, याद कर लेंगे ना सभी लोग। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। आई थिंक मेरे पास है डेफिनेशन, तो आप इसको स्लाइड में देख देख के लिख लीजिए। आप सभी को शो हो रहा है स्लाइड में, ठीक है? लिख लेंगे सभी लोग। इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, डायग्राम आप चाहें तो बना लीजिएगा, आपको हेल्प होगी समझने में। इसको रफ करते हैं और अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसे। चलिए अब देखिए, देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात क्या होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन से 2-2 नंबर में एग्जाम में टिप्पणी के रूप में पूछ लेता है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं ना, तो उसमें पूछ लेता है इसको, ठीक है? सिंपल डेफिनेशन है। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा था इफेक्टिव लेंथ, किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ। मैं इसको एल इफेक्टिव लिख दे रहा हूँ, या केवल आप कैपिटल एल भी दिखा सकते हैं अगर आपने स्मॉल एल को एक्चुअल लेंथ मान रखा है तो, ठीक है? ये क्या है? किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ है, ठीक। एंड इसके बाद आपने दूसरा क्या देखा? आपने के देखा था। के क्या होता है? लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है, ठीक है? तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। शॉर्ट में इसको SR लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। SR से डिनोट कर दीजिएगा आप लोग, या आप लोग लैम्डा से दर्शा दीजिएगा, लैम्डा या SR। लैम्डा भी हमारा तनुता अनुपात को ही दर्शाता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे सिंबल, तो लैम्डा आपको देखने को मिलेगा। लैम्डा हम किसे बोलते हैं? सिलेंडरनेस रेशियो को, या फिर शॉर्ट में SR भी हम लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? किसी भी कॉलम की प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को हम तनुता अनुपात कहते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो। लिख लेंगे ना इजीली, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मैं थ्योरी की फॉर्म में यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ कह दीजिए आप, या फिर इक्विवेलेंट लेंथ भी कह सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन में लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है? अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिख लीजिएगा कॉलम की प्रभावी लंबाई बटे में न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो इन दोनों के अनुपात को हम तनुता अनुपात कहते हैं। इसको लैम्डा से या फिर SR से दर्शाते हैं। ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है? रेशियो है ना ये, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि लेंथ भी आपका डिस्टेंस है और लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस की यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो यूनिट लेस बचता है। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग स्लाइड में देख देख के लिख लीजिए, आप सभी को शो हो रही है डेफिनेशन। क्लियर ना? तो लिख लेंगे सभी लोग। अब इसके साथ साथ बिल्कुल जस्ट अगला टॉपिक भी आप समझ ही लीजिए, बकलिंग फैक्टर क्या होता है। बकलिंग
वीडियो को पॉज करके आप लिखा करिए, कोई भी थ्योरी पार्ट लिखे स्लाइड में से तो उससे टाइम बचता है, ठीक है। बकलिंग फैक्टर, बकलिंग फैक्टर क्या होता है? तो बकलिंग फैक्टर को हिंदी में हम बकलिंग गुणांक कहते हैं। ये भी आप समझ ही लीजिए, अगला टॉपिक है ये हटा दें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक लाइन आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। बकलिंग फैक्टर जो आपने पीछे पढ़ा है BF, बकलिंग फैक्टर को शॉर्ट में बोल देंगे हम। इफेक्टिव लेंथ लिखेंगे आप, अपॉन में के लिखेंगे, दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है, इन केस ऑफ कॉलम, क्या इन केस ऑफ कॉलम, कॉलम के केस में तो हम क्या बोलते हैं? स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। किसको? कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के रेशियो को। एंड इन केस ऑफ कॉलम सॉरी इन केस ऑफ स्ट्रट, स्ट्रट के केस में हम जो स्लेंडरनेस रेशियो था ना, इसी को बकलिंग फैक्टर कह देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्ट्रट की दशा में किसी भी स्ट्रट के इफेक्टिव लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को बकलिंग फैक्टर कहते हैं। एंड ये कॉलम के केस में रहता है, ये स्ट्रट के केस में रहता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, जब आपसे बकलिंग फैक्टर पूछा जाए तो, कि स्ट्रट के केस में स्लेंडरनेस रेशियो को ही हम लोग बकलिंग फैक्टर कहते हैं। लिख देंगे सभी लोग सिंपली। तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख देख के लिख लीजिए स्लाइड में, वीडियो को पॉज करके। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी आई थिंक सो ये कवर हो चुकी हैं। अब आगे मूव करते हैं हम कॉलम के क्लासिफिकेशन की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, ठीक है। इसको रफ करते हैं और अगली हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। चलिए अब समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम के बारे में। पहले ही लिख दिया मैंने जिससे टाइम बच सके। बहुत हार्ड नहीं है, आपको बोर्ड पे पूरा भरा हुआ है इसलिए देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है, आपको एक एक करके समझाते हैं सभी, ठीक है। तो कॉलम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो अलग अलग बेसिस पर किया गया है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले किया है भार की स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन। लोड कंडीशन के आधार पर कॉलम कितने टाइप के होते हैं? तो आपको जस्ट मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तभी बताया था कि कॉलम पर दो तरह का लोड आ सकता है, एक तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड और दूसरा इसेंट्रिक लोड। कौन कौन से? एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड। तो उन्हीं के आधार पर नाम रख दिया गया इनका। एक तो रख दिया एक्सियल लोडेड कॉलम और दूसरा इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। दोनों को आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ये कोई एक कॉलम है, ये कोई एक कॉलम है, इस तरह का मैंने बना दिया है समझाने के लिए सिर्फ। ये कोई कॉलम है, ये इसकी अक्ष है, ठीक है। तो इस अक्ष पे जब लोड लगेगा इस तरह से P, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सियल लोडेड कॉलम, यानी अक्षीय भारित कॉलम। और जब इस अक्ष से कुछ दूरी हट करके कोई लोड लगेगा, जैसे कॉलम है, ये इसकी अक्ष है यहाँ पर, और यहाँ आपने इससे कुछ दूरी हट के लोड लगा दिया, ये वाला P, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम बताते हैं आपको, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, आप बता चुके हैं ऑलरेडी हम इसे। तो ये P हो गया आपका लोड, जो कि अक्ष से कुछ दूरी हट करके लग रहा है। तो जो कुछ दूरी हट के लगता है उसको इसेंट्रिक लोड कहते हैं, और इस कॉलम को क्या बोल देंगे? इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोल देंगे। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता है। एक्सियल लोडेड कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिस पर लोड इस कॉलम की अक्ष पर कार्य करता है, ठीक है, एक्सियल लोडेड कॉलम। एंड इसेंट्रिक लोडेड कॉलम वह कॉलम होता है जिस पर कोई भी लोड इसकी अक्ष से कुछ दूरी हट करके कार्य करता है, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम हो गया। इन दोनों को समझ गए। लोड कंडीशन के आधार पर दो टाइप के हो गए कॉलम। एंड आगे देखेंगे आप तनुता अनुपात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम तीन टाइप के होते हैं। पहला शॉर्ट कॉलम, दूसरा मीडियम कॉलम, तीसरा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तीन टाइप होते हैं। शॉर्ट कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है 32 से कम होता है। जब स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से कम हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू IS कोड के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी SOM की बुक के अकॉर्डिंग है। RCC में ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप फिलहाल अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिख के आइएगा एग्जाम में। जब 32 से कम होता है स्लेंडरनेस रेशियो तो उसको कहते हैं शॉर्ट कॉलम। और जब 32 से 120 तक होता है, 32 से कम या बराबर और 120 नहीं, 32 से बराबर या अधिक और 120 से कम या बराबर, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं जब स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से लेकर के और 120 तक होती है
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम कॉलम कहते हैं, मध्यम कॉलम कहते हैं। और जब 120 से भी ज़्यादा हो स्लेंडरनेस रेशियो तो इसको हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग 3 टाइप के हो गए स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर। ये भी सभी को समझ आ गया, तीनों वैल्यूज़ को आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। तीसरा है सिरा स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। एंड कंडीशन के बेस पे मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको वहीं बता दिया था, ठीक है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है पहले से। 4 टाइप आपको बताए थे। एक बताया था जब दोनों सिरे हिंज होंगे, हिंज मतलब कब्जेदार, दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम, दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम मतलब बोथ एंड्स आर हिंज्ड कॉलम, दोनों सिरे हिंज हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, आपने ये वाला सिरा भी पिन कर दिया, ये वाला भी, तो क्या हो गया, ये हो गया दोनों सिरे कब्जेदार कॉलम, ठीक है। दूसरा है एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार कॉलम, वन एंड फिक्स है एंड अदर हिंज्ड, एक फिक्स कर दीजिए, एक फिक्स कर दीजिए, दूसरा हिंज रहने दीजिए। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया, ये भी समझ आ रहा है। तीसरा टाइप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा स्वतंत्र, ऊपर वाला सिरा स्वतंत्र कर दीजिए इस बार, तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप जब दोनों सिरे फिक्स हों, दोनों सिरे फिक्स, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो ये 4 टाइप है इस तरह से, किसके आधार पर, सिरा स्थिति के आधार पर। इस तरह से 3 तरह से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है। यही 3 आपको एग्जाम में लिखने हैं। आप इसको या तो यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा या फिर आप PDF से भी लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी बुक से भी आप लिख सकते हैं। तो ये थ्योरी पार्ट कवर हो गया। अब आपके केवल 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, एक तो बकलिंग ऑयलर फार्मूला और दूसरा रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला, ठीक है। इन 2 फार्मूलों को मैं अकेले लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन दोनों फार्मूलों पर बेस्ड ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं छोटा सा पार्ट लेकर आ रहा हूँ अगला ही इसके जस्ट बाद ही, जिसमें कि मैं आपको ऑयलर फार्मूला और रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला का डेरिवेशन भी है, तो वो डेरिवेशन भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। रैंकाइन इसका ऑयलर का जो फार्मूला है उसके सभी टर्म आपको समझाऊंगा, कौन सा टर्म क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, सबकी अच्छे से बात कर लेंगे हम अगले लेक्चर में। एंड उसके बाद अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से कॉलम एंड स्ट्रेट आपका आने वाले अगले 2 लेक्चर्स में, और टाइम लगेगा 2 लेक्चर का, उनमें कवर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। फिर ये चैप्टर भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। 1 लेक्चर ये हो गया, 2 लेक्चर और लगेंगे, 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। थ्योरी पार्ट था, नोट्स बनाइएगा, याद कर लीजिएगा, थ्योरी में पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा थ्योरी पार्ट वाला। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में आपका इफेक्टिव लेंथ वाली टेबल, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, आगे हेल्प होगी क्वेश्चंस करने में। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।